ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पिछले सेशन में देखा था कि कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म को देखा, कॉकरोच को देखा, फ्रॉग को देखा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, वो होगा फिश, है ना। फिश में अगर रेस्पिरेशन करने की बात करें तो देखिए फिश का जो डिजाइन होता है बॉडी का कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन कहिए, बोट शेप्ड कहिए, है ना। फिश को अगर डिजाइन देखा जाए तो इसके कैसे होते हैं, ये इस तरीके का इसका डिजाइन होता है, बॉडी का डिजाइन इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का इसका डिजाइन होता है। ठीक, और इसके स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसी में यहां पे आप क्या देखते हैं कि इसका इस तरीके के कटा हुआ कवर होता है, जहां पे आप देखिएगा पानी में रहते हुए, इसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। और वहां जो गिल्स होता है ये हाई हीमोग्लोबिन इसके पास होते हैं, और उसी में जैसे ही वाटर यहां से क्या हुआ कि H2O यानी ये पानी ये पिया, इधर से पी रहे हैं, और यहां पे पानी तो इधर से बाहर निकाल देगा, है ना। H2O आउट कर देगा, लेकिन H2O में ही मौजूद जो ऑक्सीजन है वो अपने लंग्स में ले लेता है। यानी कि रेस्पिरेशन करने का जो फिश में जो प्रोसेस है वो आपको गिल्स के माध्यम से होता है। और इसके बॉडी कैसे है, ये स्ट्रीमलाइन है ना, स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन होने का इसका स्ट्रीमलाइन का मतलब ये है कि वो बोर्ड के साइड का होता है, ताकि उसको मूवमेंट में जो मूवमेंट अभी आपको नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ यहाँ भी रेस्पिरेशन समझ रहे हो, तो ये गिल्स के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो अगला पॉइंट है जरा इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को प्लांट का रेस्पिरेशन थोड़ा अच्छे से समझना है। प्लांट के रेस्पिरेशन को हम लोग ऐसे समझें, प्लांट में जैसे ये एक प्लांट हुआ, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसके लीफ है, ठीक है, लीफ है। तो आप गौर करते हुएगा, आपको इतना तो पता है कि प्लांट का जो फूड है वो लीफ में ही बनता है ना, लीफ में ही बनता है। और अगर किसी प्लांट में लीफ नहीं है, जैसे आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, तो उसको कट करके हम लोग घर में लगा देते हैं, तो उसमें तो लीफ होते नहीं है। तो लीफ होते नहीं है तो फिर उसकी प्रोसीजर कैसे होती है, कहां से चलती है? उसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे कैसे उसकी रेस्पिरेशन होती है, आज जरा हम लोग को ये समझना है। ठीक है, इसकी रेस्पिरेशन को जरा हम लोग देखिए। ठीक है, ठीक है, अब इसको कैसे समझना है तो देखिए। अब यहाँ पे लीफ है, ठीक है, लीफ है, तो लीफ के अंदर वो प्लांट वाले न्यूट्रिशन इन प्लांट में भी हम लोगों ने देखा था, स्टोमाटा वगैरह का डायग्राम बनाए थे, और इसमें स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा है किसमें? लीफ में। और लीफ जो है स्टोमाटा ऑक्सीजन CO2 सॉरी यहां से CO2 इन करता है। ठीक है, CO2 इन करता है, तो इसी लीफ में जो फूड फैक्ट्री जो फूड बनते हैं CO2 प्लस H2O, आपने पढ़ा होगा, बनाता क्या है C6H12O6 प्लस O2। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और यही ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ये रिलीज हुआ जो बना, उसी ऑक्सीजन का यूज करता है रेस्पिरेशन में। कब? दिन के टाइम में। फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअसली प्रोसेस नहीं है, जब उसको सनलाइट मिलेगा तभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होंगे। तो ये फिर फोटोसिंथेसिस करता है, और यहाँ इसका रेस्पिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस में ही निकले हुए ऑक्सीजन का यूज करता है दिन के टाइम में, और नाइट के टाइम में ऑक्सीजन बाहर से भी लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ये हो गया। रूट से अगर देखा जाए तो आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं इपीडर्मिस। क्या कहेंगे? इपीडर्मिस कहेंगे। और इपीडर्मिस पर स्टोमाटा होता है, इसी स्टोमाटा से वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेम की तरफ चलते हैं। स्टेम की तरफ आप देखिएगा कि कहीं कहीं थोड़ा सा मोटे मोटे जो स्टेम होंगे, तो आप देखिएगा कि इस तरीके से गड्ढा गड्ढा टाइप से, खास करके पपीता वगैरह के पेड़ में भी आप ऐसे देखिएगा, तो इस तरीके से ये जो डॉट डॉट गड्ढा गड्ढा टाइप से आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं, है ना, लेंटिकल्स कहते हैं। ये ऐसे ही फालतू का नहीं होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसके प्लांट में, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है, उसके माध्यम से वो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर रेस्पिरेशन जैसे हम लोगों के बॉडी में होते हैं वैसे प्लांट के बॉडी में होते हैं, जिसको लेंटिकल्स कहते हैं।
इसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो स्टेम पे होगा उसको हम लोग लेंटिल्स कहते हैं। ठीक है, उतना ही नहीं, अब इसकी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये रूट हेयर से भी होता है, रूट हेयर से भी होता है। रूट हेयर एक्चुअली क्या होता है आप समझ लीजिए, जैसे ये रूट हो गया तो इसके बगल में इस तरीके पतला पतला फाइबर की तरह देखिएगा निकला हुआ, ये रूट हेयर कहलाता है, और ये रूट हेयर ऑक्सीजन भी लेने का काम करता है। क्योंकि आपने पढ़ा है, सॉइल चैप्टर में पढ़ा है कि सॉइल के कंपोनेंट्स में एयर भी कंपोनेंट्स है। आपने प्रैक्टिकली भी देखा है कि सॉइल बॉल को जो पेबल्स होते हैं उसको पानी में फेंकेंगे तो उसके अंदर से एयर बबल्स निकलेंगे। दैट मीन्स ये रूट हेयर क्या करता है, इसको हम लोग कहते हैं इपीब्लेमा। क्या कहते हैं, इपीब्लेमा कहते हैं, है ना। बुक्स पढ़िएगा, बुक्स में ये बात सब लिखी हुई है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है। तो इपीब्लेमा कहते हैं, मतलब अगर प्लांट लीफ से अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो इपिडर्मिस यानी स्टोमाटा, है ना। देखिए स्टोमाटा एक्चुअली में कोई चीज नहीं होती, एक होल होता है, ओपनिंग होता है, एक कवर है, इसके ऊपर से बहुत पूरे कवर किया हुआ है, इपिडर्मिस से कवर किया हुआ है, और उसी में जहां कवर नहीं है उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, उसके सिंगुलर स्टोमा होता है, और वो एक सराउंडेड होता है गार्ड से, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट में, जो एक बीन लाइक शेप से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। तो लीफ से होगा तो इपिडर्मिस से होगा, स्टेम से होगा तो लेंटिकल से होगा, है ना, और अगर रूट से होता है तो यही चीज इपीब्लेमा से होता है। तो इस तरीके से तीनों चीज जो है आपके प्लांट भी तीनों तरह से रेस्पिरेशन करता है। अब पहले वाली एक चीज आप लोग को समझ में आया होगा कि जब हमसे पूछा जाता था कि ह्यूमन बीइंग्स क्या लेते हैं, तो आप बोलते थे कि ऑक्सीजन लेते हैं, और प्लांट क्या लेता है तो आप बोलते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो अब इस चीज में बदलाव करना है थोड़ा सा उसके आंसर में। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लांट क्या लेता है तो गौर करिए, दोनों चीज लेता है। दिन टाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, लेकिन नाइट में जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं होता रहता है तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो दोनों काम वो करते हैं। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे डिफरेंसेस, लास्ट टॉपिक, ये हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डिफरेंसेस बिटवीन, ओके, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन। अब जरा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंसेस ऐसे समझना है। हमको क्या करना है, इधर लिखना है फोटोसिंथेसिस और इधर लिखना है क्या, रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन। देखिए इसमें कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस है। जरा इस डिफरेंसेस को हम लोग एक एक करके चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस बाय विच, है ना, बाय विच प्लांट make their food, ठीक है, in the presence of CO2, water, sunlight and chlorophyll, है ना, क्लोरोफिल, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और ये क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, बाय विच एनिमल, ठीक है, टेक CO2 and used in breakdown of food particle, ठीक है, to obtain energy, है ना, and removal of
वेस्टेज। वेस्टेज किस रूप में? तो एज ए फॉर्म ऑफ CO2, एज ए फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। ऑक्सीजन का लेना, उसका यूटिलाइज करना और फिर उसमें वेस्टेज को बाहर निकालना ही रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला दोनों में डिफरेंसेस हुआ कि दोनों का हमने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। अगला डिफरेंसेस क्या हो सकता है? अब बताइए एक चीज कि ये CO2 वाटर सनलाइट का मिलना, रॉ मटेरियल का मिलना, अगर ये हमेशा मिलेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। खाना बनाना है, गैस सिलेंडर चाहिए, बर्तन चाहिए, बनाने के लिए सामान चाहिए, ठीक है, तभी तो बनेगा। कोई भी चीज नहीं होगा, नहीं बनेगा खाना। अब इसमें सनलाइट अगर उसको नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। अब दिन में तो सनलाइट मिलते हैं, नाइट में सनलाइट नहीं मिलते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यू नहीं चलता है ना, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू नहीं चलते हैं। तो इसमें क्या लिखाएगा? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, आपका दो डिफरेंसेस हो गया, दोनों का डेफिनेशन। इसमें फोटोसिंथेसिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस और रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे, हम देखेंगे सबका चेक करेंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं लिखा होगा तो रॉन्ग करेंगे। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमारा कभी भी ब्लॉक नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है, कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। दो डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। अगला डिफरेंसेस हम बताते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें जब फोटोसिंथेसिस होंगे तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये इंडोथर्मिक क्या होता है, अभी दोनों को लिखने के बाद मैं समझा दे रहा हूं। और रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। अब ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है समझ लीजिए। हम सांस ले, ठंडा हवा गया, छोड़ के देखिए गर्म हवा आ रहा है, तो कोई भी चीज जब जलेगा उसमें गर्मी निकलेगा, मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, इसीलिए एक्सोथर्मिक कहलाता है। और जिसमें कोई भी चीज को रिएक्शन कराइए और ठंडा हो जाए, गर्म होने के बदला ठंडा हो जाए, कैसे? जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें ग्लूकोन डी 2 चम्मच डालिए, देखिए पानी ठंडा हो जाता है ना। तो ये हुआ इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें यह प्रोसेस जब होगा तो ये ठंडा देगा, इसीलिए कहता है प्लांट लगाएंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, ठंडक देगा, ठंडी हमको मिलेगा, और रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसमें कहता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज यूज्ड, लेकिन आप इसमें देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन O2 इज यूज्ड, ठीक है, O2 इज यूज्ड। इसमें क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 is removal out, O2 is removal out, एंड इसमें होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 is removal out, ठीक है। 5 डिफरेंसेस हम लोगों ने बताया फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के विषय में। ये पांचों के पांचों डिफरेंसेस अगर आपके कंप्लीट हैं तो आपको हमेशा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो अब हमारा ये चैप्टर रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में और भी कहीं से आपको प्रॉब्लम है, बुक पढ़ेंगे आप, और कहीं से अगर आप प्रॉब्लम आपको होगा तो आप हमसे बताएंगे।
और इस चैप्टर में कितने डिफरेंसेस हुए? 3 डिफरेंसेस हुए, एरोबिक, एनारोबिक, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। 3 डिफरेंसेस हुआ। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो मैं एक अलग क्लास लेना शुरू करता हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 10 चैप्टर खत्म हो गए, है ना। अभी आपके पास बचा हुआ है अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना बचा हुआ है और आपके 8 चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। 8 चैप्टर बचे। जब पूरे चैप्टर फिनिश हो जाते हैं तो फिर मैं पूरे बुक का जितने भी डिफरेंसेस है उसको एक साथ लिखवाता हूं, फिर जितने भी डेफिनेशन है उसको एक साथ लिखवाता हूं। वो रिवीजन का टॉपिक होता है। तो ये डिफरेंसेस 3 डिफरेंसेस इसमें रहा, है ना। इस तीनों डिफरेंसेस को कवर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट, कहीं से भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगा, बुक रीडिंग करना मत भूलिएगा। बुक रीडिंग करिएगा, प्रॉब्लम होगा फिर हमसे पूछिएगा, हम सारे पॉइंट फिर से आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।